हमने ना पिछली क्लास में अभी तक क्या देखा था, अनकॉन्शियस माइंड कैसे चलता है। महावीर स्वामी भगवान ने जो पूर्व भव के संस्कार से जो हम लेके आते हैं उसके अंतर्गत हमने ये देखा था कि प्रति समय आत्मा अनंत चीजों पे बहुत ज्यादा एनालिसिस, चिंतन सब कुछ हो रहा है। ये आत्मा की अनंत शक्ति दर्शाता है कि आत्मा कभी सोती नहीं है, कभी कुछ नहीं करती, वो इतना ज्यादा काम कर रही है जो हमको पता भी नहीं होता है। इसमें हमने इंटरवेंशन कैसे समझने की कोशिश की थी कि ये चीज समझ के हम अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हैं। हमने लास्ट में ये समझा था कि हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं हर सिचुएशन में। पास्ट की हमारी रिकॉर्डिंग चली आ रही है। कैसी रिकॉर्डिंग चली आ रही है? मुझे किसी ने गाली दी, मैं उसको एक गाली दे देती हूँ। मुझे किसी ने गंदा बोला, मुझे आई गेट एंग्री। लोभ कषाय ऑल द टाइम, आई एम ऑलवेज वांट मोर। मान तो मतलब हर चीज में मुझे लगता है मैं सुपीरियर। इस तरह की हमारी रिकॉर्डिंग हर बार चली आ रही है। इसीलिए हम लोगों को, आप देखो, हम लोगों को टैग्स भी लगा देते हैं कि यार ये बंदे को तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, अरे यार ये आदमी को तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि वो हर बार एक ही तरह से बिहेव कर रहा है बिकॉज ऑफ पास्ट अनकॉन्शियस माइंड, उसको पता भी नहीं है। हम ये रिकॉर्डिंग जो है हम चेंज करके सम्यक दृष्टि जीव की कैसे रिकॉर्डिंग होती है हम इसको ट्रेन कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपको कोई गंदा बोले तो आप सोचो कि मेरे को भगवान होते तो कैसे जवाब देते, और वो रिकॉर्डिंग चेंज कर दो। इसमें काफी टाइम लगता है, एक दो तीन दिन साल भी लग सकते हैं, बट इट्स वर्थ चेंजिंग इट। आप यदि इस भव में चेंज करते हो तो अगले भव में भी ये रिकॉर्डिंग जाती है। इसीलिए आप देखिए कि मान लीजिए किसी भव के अंदर किसी ने सम्यक दृष्टि हुआ है जी, काफी भव तक लगातार जा रहा है, पर यदि मिथ्या दृष्टि हुआ तो काफी भव मिथ्या दृष्टि के भी होते हैं। महावीर स्वामी भगवान के भी केस स्टडीज में आप देख सकते हैं इन दैट केस कि भगवान जब मरीचि के भव में मिथ्यात्व में गिरे थे, काफी भव तक वो लगातार मिथ्यात्व ही रहे, सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त किया। फिर बाद में सम्यक दर्शन हुआ, फिर थोड़े टाइम रहे, फिर गिरे। इस तरह से इम्पैक्ट लंबा टाइम तक चलता है। पिछली क्लास में हमने अनकॉन्शियस माइंड की रिकॉर्डिंग चेंज की। आप देखिए, आप मारासा के व्याख्यान में जाते हो, हर बार मारासा सेम ही चीज बोलते हैं, क्रोध मत करो, मान मत करो, लोभ मत करो। आप बोलते हो यार कितना सही बात बोला, आप उसको सही बोलते हो। घर आके फिर वैसे के वैसे महाराजा अगले व्याख्यान में भी वही मैटर बोलते हैं, वही बोलते हैं। क्यों बार बार बोल रहे होते हैं? क्योंकि बार बार आप एक ही चीज सुनोगे, बार बार अपनी एक ही करोगे तो आपकी रिकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी अंदर अनकॉन्शियस माइंड की। इसीलिए आगम पढ़ते रहिए, पूरी रिकॉर्डिंग चेंज हो जाती है अनकॉन्शियस माइंड की। देखने का एटीट्यूड ही, नजरिया चेंज हो जाता है। सो पिछली क्लास में हमने अनकॉन्शियस माइंड के रिलेटेड चीजें देखी थी। आज हम कॉन्शियस माइंड के रिलेटेड चीजें देखेंगे कि महावीर स्वामी भगवान कॉन्शियस माइंड के रिलेशन में क्या बोलते हैं। हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? किसी को पिछली बार टाइम नहीं था क्वेश्चन आंसर्स का, किसी को सवाल करने हैं तो अभी कर सकते हैं। आई कैन, बट प्लीज टॉपिक के रिलेटेड ही करिएगा, या आप अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछना चालू कर दीजिए। सबसे पहले कौन सा आगम पढ़ना चालू करें? सी देखिए, आप है ना अपनी सिचुएशन को देखिए, ओके? हाँ। यदि आपको 5 महाव्रतधारी कैसे दिखते हैं यदि आपको नहीं समझ में आया है अभी तक, तो सबसे पहले दशवी कालिक सूत्र स्टार्ट करिए, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं। दशवी कालिक में साधु क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब एवरीथिंग साधु का वर्णन है। तो दशवी कालिक यदि पढ़ोगे ना तो एक साधु की इमेज क्रिएट होगी। आपको वो इमेज को लेके उनकी विनय करना है, उनको उनका शरण लेना है और उनको बोलना है, ढाई द्वीप में रहे हुए जितने साधु भगवंतों को का विनय करके आपको आगे बढ़ना है। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले यदि नहीं, दशवी कालिक सूत्र पढ़ना है पहले आपको। यदि आपका गुरु आपको 5 महाव्रतधारी क्या होता है, साधु क्या होता है नहीं पता है, ओके? क्योंकि इट इज, आपको लगेगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो आप गलत आदमी कोई कर ही जा रहे हो, वंदन नमस्कार, व्हिच कैन क्रिएट
कभी सम्यक दर्शन के लिए सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, ये 3 चीजों की पहचान बहुत जरूरी है मनोज भैया, ठीक है। दूसरी चीज आप समझिए, यदि आपको साधु कैसा होता है पता है, तो आपको दशवी कालिक नहीं भी पढ़ो तो आप कुछ और भी पढ़ सकते हो। जैसे कई लोगों को हिंदी पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को लैंग्वेज बहुत टफ लगती है, तो आप है ना अंक सूत्र के जो लास्ट के जो अंक सूत्र हैं उसमें सिर्फ स्टोरी वाले आगम है, सिर्फ स्टोरीज हैं। जैसे अंतगढ़ दशा है, उपासक दशा है, मतलब जितने भी ये ज्ञाता धर्म कथा है, ये सारी स्टोरीज से भरे हुए हैं। तो आप स्टोरीज के 3-4 पढ़ लोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे आगम जैसी चीज मैं पढ़ पा रहा हूँ, मैंने 2 आगम खत्म कर लिए, बिकॉज वो स्टोरीज हैं, हिंदी की स्टोरीज हैं, और इसमें कोई बड़ा रहस्य नहीं है। बट आप इनको अंडर एस्टिमेट भी मत करिएगा, क्योंकि ये आगम है और वो भी अंग सूत्र मतलब भगवान की डायरेक्ट वाणी, उपांग इनडायरेक्ट वाणी है, पर अंग डायरेक्ट वाणी है। तो इन आपको लगा यार ये स्टोरी बुक वाले आगम है, कम ऑन, डू नॉट अंडर एस्टिमेट देम, ये बहुत हिट करते हैं, कहाँ हिट कर जाएंगे आपको पता नहीं होगा। तो जितने स्टोरीज के आगम हैं वो आप उठा सकते हो, ओके। बट आपको लगता है कि नहीं यार मेरी हिंदी अच्छी है, मैं कुछ और हाई लेवल पे चीजें हैंडल कर सकता हूँ, तो थोड़ी सी हाई लेवल के आगम्स भी उठा सकते हो। जैसे दशवी कालिक सूत्र, सॉरी उत्तराध्यान सूत्र भी उठा सकते हो। जैसे आपको सम्यक दर्शन की बहुत चाह है तो उत्तराध्यान सूत्र इज द आंसर, कि मुझे सम्यक दर्शन को क्रैक करना, ये होता क्या है, ये चीज क्या है, आई डोंट अंडरस्टैंड, ये बहुत वर्ड यूज किया गया है। कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म एम मोक्ष है, तो शॉर्ट टर्म एम मतलब मरने से पहले इस भव में मुझे सम्यक दृष्टि भी बनना है, और यदि सम्यक दर्शन स्पर्श लिया है तो उसको टिका के भी रखना है मनोज भैया। तो इसकी यदि आपको चाह है कि यार ये होता क्या है यार, है क्या चीज, तो उत्तराध्यान सूत्र पढ़िए मनोज भैया, ओके। आप और सवाल पूछना, तो इस तरह से डिपेंड करता है आपकी क्यूरियोसिटी क्या है। मेरे को सीखने की बहुत ललक है, पर याद नहीं रहा, उसके लिए कुछ उपाय? नहीं, ये बात गलत है मनोज भैया, आपको एक चीज बताती हूँ, हर आदमी का ज्ञानावरणी कर्म का स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है। एक आदमी जो सीख सकता है, दूसरा आदमी का जैसे थंब प्रिंट यूनिक होता है ना, तो वैसे ज्ञानावरणी का जो शेयोक्षम भी यूनिक होता है हर जन का, ठीक है। तो जो दूसरा कर सकता है वो मैं नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। मैं जो है थ्योरी में याद ही नहीं कर सकती हूँ, मेरे को अभी भी थ्योरी में किताब देखनी पड़ती है, आगम में मुझे ये भी पता है कहाँ लिखा हुआ है, बट मैं थ्योरी नहीं, समझिए मनोज भैया, मैं थ्योरी को याद नहीं कर सकती हूँ, मेरे को अंदर का पूरा सीक्रेट पता है, अंदर का रहस्य पता है, वो कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो कहाँ, सब कुछ पता है। बट आप थ्योरी बोलोगे ना तो आई गो लाइक एक मिनट, मुझे पता है कौन सी बुक में लिखा हुआ है, वो बुक उठाने दो, तो मुझे कंठस्थ नहीं है, मेरे को मेमोरी प्रॉब्लम है, ओके। सो जो प्रॉब्लम है उसको छोड़ दो, अंडरस्टूड, जो अच्छा है उसमें आगे बढ़ो ना। सोचिए, आई जस्ट गिव यू, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में अच्छा है, राइट, दिखने में कोई हीरो मॉडल लेवल का आदमी नहीं है, ठीक है, वो क्रिकेट में इतना हाई लेवल का चला गया, उसने अपनी शक्ल पे वर्क नहीं किया, इस पे वर्क किया, व्हाट ही इज गुड एट, उसने क्रिकेट को इस लेवल पे ले गया कि यार कोई भी उसको एडवर्टाइजमेंट में ले लेगा, उसकी शक्ल इतनी ग्रेट नहीं है थोड़ी, ठीक है। सो आप जो चीज अच्छी नहीं है उसको छोड़ दो, जिसमें अच्छे हो उसमें आगे जाओ भैया, ठीक है। ओके, थैंक यू। और ये मत सोचो कि नहीं होते, नहीं है तो नहीं है, बिग डील, अभी जो है उस पे तो आगे बढ़ो। थैंक गॉड आप एक इंद्रिय जीव नहीं हो, पंचेंद्रिय हो, बहुत कुछ समझ आ रहा है, ठीक है। तो इस लेवल की जो है उसके लिए थैंक यू करके उसी पे बेस करके आगे बढ़िए भैया। थैंक यू। पर कोशिश करिए कि 9 तत्व आ जाए भैया, 9 तत्व जिस आदमी को नहीं आते ना, वो जैन धर्म क्रैक नहीं कर पाता। आप देखिए श्रावक के गुणों में सबसे पहला गुण क्या है, श्रावक 9 तत्व और 25 क्रिया का जानकार हो। जिस आदमी को 9 तत्व नहीं आता है ना, वो श्रावक नहीं है, निश्चय नहीं से। व्यवहार से तो भैया मैं आपको मतलब बोल दूंगी, बट निश्चय नहीं से नहीं हो, एक्चुअली नहीं हो, तिर नहीं रहे हो, मोक्ष में नहीं जा रहे हो भैया, ठीक है। बोलने से क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, कल की क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि आचार्य भगवंत के दर्शन करने आप बार बार जाते हो, बार बार आप मांगलिक सुनते हो, बार बार व्याख्यान सुनते हो, पर मोक्ष का एम ही नहीं है। इट्स नॉट धर्म ध्यान,
इट्स नॉट धर्म ध्यान, इट्स अर्थ ध्यान, क्योंकि मांगलिक किसी और चीज के लिए ले रहे हो, मोक्ष के लिए नहीं कर रहे भैया, ठीक है। सो 9 तत्व को प्लीज जानो, उसमें 9th जो तत्व है ना, मोक्ष तत्व, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके भैया। सो किसी भी तरह से 9 तत्व की एक बुक मंगाइए और उसको मतलब उस पे कमांड ले आइएगा। ओके, थैंक यू। Yeah. Anybody else wants questions? जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। मैं ये बोल रही थी कि जैसे सिद्ध, सभी सिद्ध आत्माएं सिद्ध गति पे है, तो उनमें जो 2 उपयोग बताए हैं, केवल ज्ञान केवल दर्शन, तो इनका उपयोग तो वो नहीं करते हैं, फिर किस बेसिस पे बताए उनको? उपयोग नहीं करते हैं मतलब किसने बोला कि नहीं करते हैं? सिद्ध आत्मा तो अजर अमर है, उनका तो कोई उपयोग किस काम में आता है उपयोग? नहीं, उपयोग इज अ टेक्निकल वर्ड, आप ये समझिए। उपयोग मतलब वो वहां जाके कुछ काम नहीं कर रहे हैं, मतलब ये टेक्निकल वर्ड है कि उनको 2 चीजें हैं उनके पास, केवल ज्ञान भी है और केवल दर्शन भी है, तो उसके अंदर वो उसमें उपयोग लगाते हैं, उसमें उपयोग लगाते हैं, इट्स अ टेक्निकल चीज। तो आपने ये टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो आपको इसका मतलब नवकार मंत्र में सिद्ध भगवान भी नहीं समझ में आ रहे हैं। आपको थोड़ा एफर्ट मार के सिद्ध नमो, इसका मतलब आप नमो सिद्धानंद कैसे कर रहे हो, आप कैसे नमो सिद्ध भगवंत को कैसे इमेजिन कर रहे हो, कैसे हैं, कहाँ हैं, उसको समझने के लिए सिद्ध भगवंत के अंदर घुसो कि वो क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, अभी वो व्हाट इज हैपनिंग विद देम, लेकिन तब आपको पता लगेगा कि उनके पास शरीर है ना, सिर्फ आत्मा है वो, तो अपन सिद्ध भगवान का महसूस कैसे करेंगे अपन? महसूस नहीं करना, आप जब आगम पढ़ोगे ना तो उसके अंदर सिद्धों का वर्णन आता है, सिद्ध भगवान कैसे दिखाई देते हैं, वही मैंने पढ़ी, वही याद करी मैंने, वही पढ़ी है मैंने। हाँ जी, तो उसमें सिद्धों का वर्णन देखिए कैसे हैं। हाँ, क्या क्या कर रहे हैं, क्या आपको पता है वो क्या कर रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, अजर अमर आत्मा है, कोई बेसिस कुछ नहीं है ना आत्मा का। तो आत्मा भी तो बहुत कुछ कर सकती है ना, शरीर में भी कुछ नहीं करता, आत्मा ही सब कुछ कर रही होती है। आपको आप है ना किसी से सीखिए, ये बहुत डिटेल का वर्क है। महावीर स्वामी भगवान अभी सिद्ध भगवान है, आपको लगता है वो कुछ नहीं कर रहे? आपको पता है वो अभी उनके पास केवल ज्ञान केवल दर्शन है, वो 2 चीजों के मतलब पहले समय में वो केवल ज्ञान उपयोग में रहते हैं, मतलब पूरे पूरे लोक अलोक को, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ को एक समय में केवल ज्ञान मतलब के उपयोग में रहते हैं, और अगले समय में केवल ज्ञान में उपयोग नहीं होता है, वो झाई जैसा होता है, फिर कम होके केवल दर्शन उपयोग में रहते हैं। इस तरह से वो ऑल्टरनेट करते चले जा रहे हैं, मतलब देखते हैं फिर कम देखते हैं, फिर ज्यादा देखते हैं, फिर कम देखते हैं, इस तरह का वेरिएशन आ रहा है उनके उपयोग में। ये तो पहला है, फिर और बहुत कुछ कर रहे हैं, वो अनंत सुख में सॉरी अव्यवहार सुख में लीन है, वो बहुत सारी चीजें वो हो रही है उनकी आत्मा में, जो वो स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि वो आत्मा का गुण है, बॉडी का गुण है, उनकी बॉडी शट डाउन हुई है, आत्मा नहीं शट डाउन हुई है। आत्मा उन सभी जो है वो सम्यक दृष्टि है, सम्यक रूप से पूरे यूनिवर्स में उनके ज्ञान में प्रकट रहा है सब कुछ। तो ऐसा कहना कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, या आपको लगता है बॉडी से कुछ नहीं कर रहे हैं इसलिए आप बोलते हो कुछ नहीं कर रहे हो, बट आत्मा बहुत कुछ कर रही है, दे आर नॉट डूइंग नथिंग, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। अनंत आत्माएं सिद्ध हो चुकी है, सभी के पास दोनों उपयोग रहते हैं, केवल ज्ञान केवल दर्शन दोनों उपयोग रहते हैं। हाँ तो जी, जितने भी अनंत आत्माएं सिद्ध गति पर है, सब उनका उपयोग मतलब क्रियावन में कुछ ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ कि सिर्फ अपन ऐसे बोलते कि 2 उपयोग है उनके पास? नहीं, बहुत कुछ। आप इसकी गहराई में देखोगे ना तो वो लोग वो आपको भी देख पा रहे हैं, देख मतलब वो जान पा रहे हैं कि आप कौन हो, आप बात कर रहे हो, ये क्या है, वो सब कुछ इसकी डिटेल जान पा रहे हैं। मैं तो सिर्फ लैपटॉप देख रही हूँ, लैपटॉप के अंदर कैसे वर्क कर रहा है सब कुछ वो सब जान पा रहे हैं, क्योंकि केवल ज्ञान के अंदर वो भी झलक रहा है। वो ये भी देख रहे हैं कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, सब कुछ एवरीथिंग, ऐसा कुछ ज्ञान नहीं है जो उनको उनसे छिपा हुआ नहीं है, अभी वो उनको पता है ये सब हो रहा है। शायद आपकी मम्मी को नहीं पता होगा, शायद आपके हस्बैंड को, बच्चों को नहीं पता होगा, उनको पता होगा क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो उनको नहीं छिपा हुआ है, दे नो एवरीथिंग।
मैंने इसीलिए मैंने कहा दो उपयोग जो सिद्ध भगवान में जो दो उपयोग रहते हैं ना, मतलब उसका क्रियान्वयन में वो थोड़ा सा मन में जिज्ञासा होती है, तो पूछने का कुछ वो वाकई उसका उपयोग कैसे करते हैं वो? ऐसे ही उपयोग करते हैं ना, जैसे मैं ये बोला, जैसे मैंने आपको बोला कि वो ये सब जान रहे हैं, वही उपयोग है। सी यू डोंट, आपको ना शायद मुझे लग रहा है वर्ड उपयोग नहीं समझ में आ रहा, आप किसी से सीख लीजिएगा। इट्स अ टेक्निकल वर्ड, आप किसी से सीख लीजिएगा। ये दिस इज नॉट अ उपयोग, मतलब यूज करना मतलब उठ के बर्तन धोना, ये सब वाला उपयोग नहीं होता है। इट्स अ वेरी टेक्निकल जार्गन उपयोग। आप है ना वो वर्ड को सीखो। उपयोग 25 बोल में भी आते हैं। आई एम श्योर, मैंने सिद्धांत 32 नहीं देखी, बट आई एम श्योर सिद्धांत 32 में भी उपयोग का टॉपिक होगा। आप उसको चेक करिए, आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। ओके, Jai Jinendra. जय जिनेंद्र। Probably I am a bit caught between this concept. Yeah. We are saying that, you know, avgraha avay iha dharna is in a unconscious mind, right? So there are quite a few times that we are angry, but we also believe in the fact that हमको गुस्सा इसलिए आ रहा है because वो हमारा reaction है, like it is our reaction to the situation which is coming to us. So how do we relate avgraha iha dharna avay dharna to like, you know, on one side we are saying that it is in our control to react on something or not, but on the other side we are also saying ये पूर्वभाव के संस्कार हैं which is coming through avgrah iha avgrah avay iha dharna. Okay. So see, I'll tell you something. Okay, I'll give you one or two examples so you आपको समझ में शायद आ जाए। मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। My God, see ये जो अनकॉन्शियस माइंड जो वर्ड मैं यूज कर रही हूँ ना, ये मैं कॉइन कर रही हूँ, ये आगम में नहीं बोला गया है, ठीक है। मैं इसको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके बाद ये चीजें कैसे दिख रही है अनकॉन्शियस माइंड में, तो मैंने इसको इस तरह से रिलेट किया है, पर ये वर्ड आगम का नहीं है, ये मेरा वर्ड कॉइन किया गया है। बट आप ध्यान से देखोगे ये सेम चीज होगी। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरा गो टू रिस्पॉन्स का मतलब होता है द फर्स्ट रिस्पॉन्स जो रिफ्लेक्सेस लेवल पे जो फंक्शन करता है ना, वो क्या होता है, यदि कोई बुरा है, मीन है, बैड है, नास्टी है ना, गुस्सा करके यू नो व्हाटएवर हाउएवर आई वांट टू रिएक्ट, इज इट ओके, दिस इज माय गो टू रिस्पॉन्स, जिसको बोलते हैं अनकॉन्शियस, मतलब पता भी नहीं होता, लेकिन किसी ने कुछ बोला, उसको सुना दिया, क्या पढ़ी है यार, तो सुना दिया। दिस इज जनरली द रिस्पॉन्स कि आपने मुझे बुरा बोला, मुझे गुस्सा आ गया। हर बात पे तो हर आदमी को गुस्सा आता रहता है, मान आता रहता है, ओके। सो ये हमारा गो टू रिस्पॉन्स है, क्योंकि हम अनादिकाल से ये करते चले आए हैं। आपको क्या लगता है, साधु भगवंतों को गुस्सा नहीं आता है, साधु लोगों को मान नहीं आता है, साधु लोगों को लोभ नहीं आता है, सब कुछ का उदय है। उनका भी स्वंजलन कषाय चौकड़ी का उदय है, उनको भी आता है, वो उसको देख के टालते हैं। अगेन यूजिंग द वर्ड, उनको उस क्रोध को देख के टालते हैं, बोलते हैं मुझे नहीं करना, आई डोंट वांट टू डू, कॉन्शियस एफर्ट। उनको सारे कर्म उदय हैं। आपको क्या लगता है आपके आचार्य भगवंत को सारे कर्म उदय नहीं है? सारे के सारे उनके भी मिथ्यात्व के कर्म उदय में आ जाते हैं, तो उनको टालना पड़ता है। लो, मैं शक नहीं करूंगा महावीर स्वामी भगवान पे, उनकी वाणी पे। उनके यदि क्रोध का उदय होता है तो उनको भी गुस्सा आता है। ही सेज नो, इससे मैं कर्म बंद करूंगा, मुझे क्रोध नहीं आता करना है। उनके मन में भी लालच आता है, मेरा संग बढ़े, फेमस हो जाए, नंबर 1 पे चला जाए, ज्यादा से ज्यादा साधु हो जाए, ये हो जाए। उनको भी ऐसा लोभ कषाय आता है, उनका भी लोभ कषाय आता है कि यार अच्छा खाना मिल जाए मेरे साधुओं को, क्योंकि उन्होंने पालना करना है। उनको भी लोभ कषाय आता है, फिर वो उसको देख के टालते हैं कि अरे ये तो लोभ कषाय मुझे बोल रहा था, मुझे नहीं करना है। सो कर्म उदय में आपका कोई नथिंग कैन बी डन। कर्म उदय होता है, आप उस उदय को देखो और उसको टालने की आपकी कैपेसिटी है। आत्मा पहचान जाता है कि ये कर्म बोल रहा है और उसको जीरो कर देती है। दिस इज दैट अनकॉन्शियस ट्रेनिंग। जैसे मैंने आपको बताया था ना, मेरी फर्स्ट व्हाट वाज माय फर्स्ट रिएक्शन, गुस्सा होना, क्रोध कर देना, सुना देना, इफ पीपल आर मीन टू मी, ओके। बट धीरे धीरे जब आगम पढ़ के रियलाइज हुआ कि जितने भी 16 सतियां थी, जितने भी मतलब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स जो मतलब जो वो स्टोरी के बोलो मेन कैरेक्टर्स थे, उनको गुस्सा नहीं आता था। दे रिएक्टेड डिफरेंटली। क्यों? उन्होंने मेरी तरह चिड़चिड़ क्यों नहीं किया, मेरी तरह गुस्सा क्यों नहीं किया, मेरी तरह ये क्यों नहीं किया? आई रियलाइज्ड
वो लोग अलग तरीके की सोचते थे, मैं अलग तरीके की सोचती थी। तो फिर धीरे धीरे मैंने रिस्पॉन्स चेंज किया, और वो रिस्पॉन्स लाने में बहुत टाइम लगता है कि अगली बार देखो, अभी आप मीन होके देखो मेरे, इफ एनीबडी इज मीन टू मी, मैं क्या करती हूँ, आई फील अच्छा मेरे कर्म उदय है, असाता वेदनीय का मेरा कर्म उदय है, पहले गाली दी थी, मुझे गाली मिल रही है, ओके, ये सोच के मेरे को जो गुस्सा है नहीं आता है, और मुझे लगता है मेरे ही कर्मों की वजह से मुझे गाली पड़ रही है, मैं आपको ब्लेम गेम नहीं करती हूँ, आई डोंट कॉल यू अ बैड पर्सन, विच इज अ वेरी बिग अचीवमेंट इन दिस वर्ल्ड। मतलब मैंने ये यदि अचीव कर लिया तो मैंने तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट कर लिया, ओके। सो मैं 3 साल में आई हैव रीच्ड दिस स्टेज कि मेरा भी मुंह नहीं खुलता, अब मेरे को गुस्सा नहीं आता, अब मुझे कई बार स्माइल भी आ जाती है, लाइक हंसी आ जाती है, कर बेटा मेरा कर्म उदय है, तेरे को दिख नहीं रहा है और तू मर रहा है, मतलब कर्म उदय मेरा है, कर्म उदय मेरा है कि मेरे को इंसल्ट होने का कर्म उदय है, राइट, पर बेटा बर्बाद तू हो रहा है, तो मुझे हंसी भी आ जाती है, ओके कि मेरे माय कर्म उदय इज अफेक्टिंग योर ब्रेन, और तुमको बोल रहा है डांटो। जैसे गत्सुकुमार सर के सर पे अंगारे जलाए गए थे, कर्म उदय किसका था, गत्सुकुमार मुनि का था, सौमिल का नहीं था। मरा कौन, बर्बाद कौन हुआ, सौमिल बर्बाद हुआ, मतलब किसका कर्म उदय था, गत्सुकुमार मुनि का, तो उसका उदय हुआ, तो सामने वाले के मन में क्या आया, यार इसका सर जला लो, राइट, करेक्ट। यदि सौमिल सम्यक दृष्टि होता उस जगह, यदि सम्यक दृष्टि सौमिल ने सोचा होता कि महावीर स्वामी भगवान होते मेरी जगह तो क्या करते, क्या एक साधु का सर जलाना योग्य है, इज इट ओके, वो नहीं करता, वो क्या बोलता, यार उसका कर्म उदय, मैं क्यों निमित्त बनूं, मैं नहीं निमित्त बनूंगा, और सौमिल नहीं मारता, सौमिल बच जाता, अंडरस्टूड। सेम महावीर स्वामी भगवान की स्टोरी लीजिए, महावीर स्वामी भगवान के कान में कीले ठुकने थे, अंडरस्टूड, कर्म उदय किसका था, किसान का था कि महावीर स्वामी भगवान का गंदा कर्म उदय था, बताइए। तो महावीर स्वामी भगवान का कर्म उदय है, और किसान के मन में क्या आया, यार कान में कीले ठोक देता हूं, अंडरस्टूड, और बर्बाद कौन हो गया, बेचारा किसान। तो यदि किसान सम्यक दृष्टि होता, आई विश ही हैड नोन दिस ज्ञान, शुद्ध ज्ञान महावीर स्वामी भगवान का, he would have said, यार मेरा मन तो कर रहा है इसके कान में कीले ठोकने का, पर मैं नहीं, मैं क्यों कर्म बांध के, मैं क्यों बर्बाद हो जाऊं, मैं नहीं करता। याद रखना, वो किसान नहीं मारता कान में कीले, तो भी महावीर स्वामी भगवान को तो कीले ठोकने थे, कोई और आके ठोक देता, नहीं तो कई बार ऐसे भी तो कीले ठुक जाते हैं ना, आपको भी तो चोट लगी जाती है ना कुछ, भगवान को तो कीले ठुकते ये गारंटी थी, क्योंकि वो उनका कर्म उदय था, वो बेचारा किसान बर्बाद नहीं होता। तो अभी क्या होता है मेरे साथ, इफ पीपल आर मीन एंड बैड टू मी, which happens with everybody, and I can tell you, आपके साथ क्या लोग बुरी तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं, don't tell me कि आपके साथ नहीं करते, you haven't become God yet, right? Everybody is mean and bad at some point to somebody, पर जब होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि ये मेरे कर्म उदय हैं, सामने वाले को मैं बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करती हूँ, और द्वेष की फीलिंग, दैट देख लूंगी वाला फीलिंग तो है ही नहीं, आई जस्ट टोटली इग्नोर, मतलब इग्नोर मारो और कट लो आगे। I mean, I'm saving my karamban. Is it clear? Correct. Agreed. This took me 3 years. कभी-कभी तो रोना निकल जाता था, people are mean to me. रोना निकल जाता था, तो रो लो, रोने में कोई कर्मबंध नहीं है, रोने में there's not big कर्मबंध, रो लो। I mean, बहुत अच्छे लोग रोए हैं, सीता की भी रोना निकल गया, सब कुछ रोना निकल गया, okay? If you can understand the science of कर्म, 8 कर्मों का साइंस आप सीख लो ना, you will be a changed person, so changed कि आपके साथ आप कर्म बंद करना बंद कर दोगे, आपको फट से देखेंगे यार ये तो मेरे कर्म हो रहे हैं, मैं बेचारा बंद करके ना बर्बाद हो रहा है। I mean, तुमको सामने वाले पे दया आ जाएगी। Correct. Understood? Yeah, followed. This retraining took me 3 years, पर पहले मैं ऐसी नहीं थी। पहले तो यार आप कुछ बोल के देखो, I would tell you, I'll give you my peace of mind, okay? I'm sure आप भी यही करते हो, right? True. So you know that you have to retrain your mind. Correct. Okay. So basically, by conscious effort, we can change हमारा जो पूर्व भाव का संस्कार है. Yes. And you have to do it. You don't have a chance. नहीं, इस भाव में नहीं करोगे ना,
तो कब करोगे? क्योंकि अभी मनुष्य गलती से बन गए। मैं तो बहुत रेयर चांसेस, आगम बोलता है मनुष्य भव इज लाइक सो रेयर अपॉर्चुनिटी, आई कांट टेल यू, बहुत मुश्किल से बने भैया। तो ओके, इट्स लाइक आपने शायद IIM अहमदाबाद में अप्लाई किया हो पर आपको एडमिशन मिला, तो आप बोलोगे यार व्हाट आर द चांसेस मैन, राइट? कितने लोग देखो ना कितने अप्लाई करते हैं मैन, इतने लोगों को लेता है, व्हाट आर माय चांसेस? ओके, दिस इज व्हाट यू विल से। आई एम श्योर यू आर नॉट फ्रॉम IIM अहमदाबाद। आपको पता है जितना रेयर IIM अहमदाबाद में घुसना है ना, उससे भी बहुत रेयर मनुष्य भव मिलना इज मोर रेयर। आप देखो यूनिवर्स में जितने जीव है ना, आप सबको देखो, मनुष्य इज द ओनली वन जो संख्यात है, नंबर में संख्यात मींस काउंटेबल है, रेस्ट एवरीथिंग इज असंख्यात। और कहीं तो अनंत चले जाते हैं, मतलब वनस्पति का तो अनंत में घुस जाएगी। करेक्ट। सो अरे यार बहुत वैकेंसीज बहुत कम है मनुष्य भव की। तो आपको इस भव में करके मरना, यदि नहीं करके मरे ना तो गॉड हेल्प यू, आप किस भव में करोगे? जानवर के भव में करोगे भैया? तिर्यंच में, मतलब नरक में जाके करोगे, देवलोक में? इट इज पॉसिबल बट बहुत रेयर चांसेस है। मनुष्य भव को यूज करो मैन, टू टू अंडरस्टैंड, टू फिगर दिस आउट, भगवान का ज्ञान, क्योंकि आपके पास आगम्स हैं। रीड इट, रीट्रेन योर माइंड। ओके, करेक्ट, थैंक यू। ओके, ये चीज हर चीज पे रिकॉर्डिंग है, हर चीज पे रिकॉर्डिंग होती है, सालों साल लग जाता है। आई हैव स्टूडेंट, आई से द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। इस सास ने बोल दिया, बहू ने बोल दिया, देवराज, आई सेड द सर्कमस्टेंसेस आप चेंज नहीं कर सकते, सिचुएशन विल रिमेन द सेम। आप देखने का नजरिया चेंज कर दो, प्रॉब्लम्स डिफरेंट हो जाती है। ओके, इट मेक्स अ हेल एंड हेवन डिफरेंस। अनकॉन्शियस माइंड रीडिंग, आप पिन पॉइंट करना, आप कहाँ-कहाँ मान करते हो, कहाँ-कहाँ लोभ करते हो, कहाँ-कहाँ क्या करते हो, आपको पिन पॉइंट करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। सब में जहां-जहां आप गड़बड़ करते हो ना, आपको उसको अनट्रेन करना पड़ेगा। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? Okay, then we go to a next topic. ये आई नो, मैं ये अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड जो वर्ड्स यूज कर रही हूँ, ये आगम के वर्ड्स नहीं है। ये दो वर्ड्स मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको समझ में आए कि प्री रिकॉर्डिंग से हमारा जो इंस्टिंक्ट, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन से गो टू रिस्पॉन्स जो होता है, उस वो इस अवग्र यह अवाय धारणा के अंदर ट्रेनिंग की वजह से होता है। हो सके तो आप इसको रीट्रेन करके आप पूरे अपने आप को मतलब अंदर से सम्यक दृष्टि बना सकते हो। पर प्रॉब्लम ये होता है, आपको पता होना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में सम्यक दृष्टि जीव कैसे सोचता है। हर सिचुएशन में अलग अलग होता है। एंड कई बार तो आई एम स्टिल लर्निंग, मेरे को अभी भी अटक जाती हूँ कि भैया ये कहाँ गड़बड़ हुई, तो अभी भी मैं क्रोध कर लेती हूँ, फिर अक्ल आती है, फिर अक्ल आती है। मतलब आई एम स्टिल लर्निंग, अभी तो एवरी डे इज अ न्यू दिस थिंग। 5 दिन पहले आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि आई जस्ट वेंट टू द किचन and I saw so many बर्तन out of nothing. अभी breakfast के बर्तन हुए and there are so many बर्तन, and I realized एक चीज के लिए there were like 6 बर्तन there for one thing, and I was very angry. Why? क्योंकि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मिनिमम बर्तन यूज करो क्योंकि पानी के जीवों को बचाना है। मेरे मन में रिकॉर्डिंग चलती रहती है ये कि भैया मिनिमम बर्तन होने चाहिए, पानी के जीव बचाने हैं। सो मुझे वो 6 बर्तन देख के मेरे को बहुत गुस्सा आया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ गलत हूँ, क्योंकि भगवान कहते हैं यदि क्रोध आया मतलब यू आर रॉन्ग, सम्यक दृष्टि नहीं हो। मैंने कहा ओके, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, महावीर स्वामी भगवान अब मुझे गुस्सा आया, मैं कहाँ गलत हूँ, मतलब वेर एम आई रॉन्ग, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है। तो भगवान मतलब सी आई हैव दिस हैबिट ऑफ टॉकिंग, ओके, बिकॉज फॉर मी इट्स अ नैरेटिव वर्जन। तो ऐसे भगवान ने बोला कि भैया तुमको मोक्ष जाना है, तुमको जीव दया करनी है, तुमको पानी के जीव बचाने हैं। सामने वाले ने बोला कि मुझे मोक्ष जाना है, सामने वाले ने बोला मुझे जीवों को बचाना है, मैं पानी के जीव कम करूंगी, मतलब मारूंगी, मैं बर्तन कम यूज करूंगी। हाउ कैन यू फोर्स योर वैल्यू सिस्टम ऑन अदर्स? सामने वाला नहीं करना चाहता जीवों, मतलब बर्तनों को, मतलब जीवों को नहीं बचाना चाहता। दैट पर्सन इज फुल राइट, यू कैन नॉट फोर्स दैट। तुम क्यों गुस्से हो रहे हो उसके ऊपर, वो तो नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, ठीक है। अब तुम धर्म करना चाहते हो तो खुद से एक्सपेक्टेशंस रखो, दूसरे से एक्सपेक्टेशन नहीं रखो। And I realized, oh, sorry, Bhagwan, I realized I shouldn't have got angry. Okay?
एंगर तो ऐਵੇਂ कूदता रहता है यार. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग, और अपनी थिंकिंग चेंज करो. थिंकिंग सम्यक दृष्टि अलग तरीके से सोचता है, घुसो उसके अंदर के सम्यक दृष्टि कैसे सोचता है. इट्स अ वेरी बिग साइंस. इट टुक मी 15 years to figure out how a सम्यक दृष्टि thinks, and I'm still learning. मैं अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी मुझे अटक जाती है. अरे ये अच्छा, ये ऐसे सोचता है सम्यक दृष्टि जी. ओके, so work on it. Anybody has more questions? Otherwise मैं आज कॉन्शियस माइंड पे जा रही हूँ. हमने पिछली क्लास में देखा कि अनकॉन्शियस माइंड के अंदर हम लोग रीट्रेनिंग कर सकते हैं, जिसमें बहुत टाइम लगता है. बट आप ये जो गो टू रिस्पॉन्स है सीखो. गो टू मतलब जनरली जो रिएक्टिव पावर होती है उसको चेंज करो, और सम्यक दृष्टि जैसा करता है वो करो. आज का जो नया टॉपिक जो मैं ले रही हूँ वो कॉन्शियस, आज का मैं जो टॉपिक ले रही हूँ वो अनकॉन्शियस माइंड के रिलेटेड में है. अनकॉन्शियस सॉरी कॉन्शियस माइंड के रिलेटेड है. ओके, इवन दो मेरे को पता है अवग्रह या अवय धारणा से कि मेरी आत्मा प्रति समय बहुत चीजों पे एनालिसिस सब कुछ कर रही है और वो अपना काम कर रही है, फिर भी कॉन्शियस लेवल पे वो 1 2 3 4 5 6 चीजें कर रही है. ये कॉन्शियस लेवल है. कॉन्शियस लेवल मतलब कॉन्शियस लेवल पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ. इज इट क्लियर? कॉन्शियस लेवल पे आई एम अवेयर ऑफ व्हाट आई एम डूइंग. ये अनकॉन्शियस नहीं हो रहा है. तो कॉन्शियस जो है वर्क है ना, वो बहुत, आई जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज कॉन्शियस लेवल वर्क. मान लीजिए मैं किचन में हूँ, मेरे को पता है कि दाल को हिलाना है हर 1-2 मिनट बाद, नहीं तो वो नीचे लग जाएगी. रोटी का तवा अभी तक गरम नहीं हुआ है, और जब वो हो जाएगा मुझे रोटी डालनी है. मुझे पता है सब्जी जो है बन चुकी है और मुझे उसको साइड में रखना है. इस तरह से मैं बहुत सारी चीजें करती हूँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीटास्किंग. आई एम मल्टीटास्किंग. ओके, तो किचन में मैं अपना 1-2 काम और दे देती हूँ, क्योंकि भगवान ने बोला है यत्ना करना, और भगवान ने बोला है सुपात्र दान की भावना भाना. तो मैंने वो 2 काम और दे दिए. वैसे ही मैं किचन के अंदर जब मैं खाना बना रही थी ना, तो मैं ये सिर्फ 3-4 काम नहीं कर रही थी. मेरे पास 2 मेड सुबह काम कर रही थी, मैं उनको भी मॉनिटर कर रही थी. कॉन्शियस लेवल पे, मैं अनकॉन्शियस का खत्म हो गया टॉपिक. कॉन्शियस लेवल पे मैं देख रही थी कि वो उनका वो काम खत्म हो गया. उसके बाद वो ये अलमारी साफ करेंगे कि वो बर्तन धोएंगे, मैं पूरा वो भी मैनेज कर रही हूँ. इस बीच यदि फोन आ जाता है तो उसको भी देखना है मुझे. ये सारी चीजें हमारे साथ रोज होती है, हम लोग भी रोज कर रहे होते हैं. मैंने मेरी बात बोली, मैं आपको ऑफिस की बात बताऊं. आप ऑफिस में जाते हो, आपको कॉन्स्टेंटली टेंशन है कि यार ये आदमी का माल भेजना है, उसने बोला है पैसे नहीं आ रहे हैं, आप NEFT करना चाहते हो और लैपटॉप डाउन है, और पता नहीं क्या क्या चीजें साइमल्टेनियसली कर रही हो. कोई बोल रहा है पैसे भेजो, कोई मुठिया आके बोलता है कौन सा सामान कहाँ लेके जाऊं. आप लोग भी ये सब डिफिकल्ट जॉब्स कर रहे हो, आप भी मल्टीटास्किंग कर रहे हो. वर्ड मल्टीटास्किंग समझ में आया है सबको? ओके, मल्टीटास्किंग मतलब कॉन्शियस लेवल पे 3 4 5 6 काम हम करते हैं. आपको पता है मल्टीटास्किंग में कॉन्शियस लेवल पे बहुत सारे काम होते हैं. नेक्स्ट जनरेशन को आप देखो, जो मेरे से आधे उम्र के लोग, जो जनरेशन है ना, मतलब मेरे बच्चे जो है ना, जितने भी स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं ना, वो ऐसे करते हैं. लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं और बीच में यहाँ पे मोबाइल पड़ा हुआ होता है, तो वो ऐसे काम कर रहे होते हैं. दिस इज हाउ दे वर्क. और बीच बीच में टिंग टिंग की आवाज आती है, तो ऐसे करके लैपटॉप मोबाइल को भी देख रहे होते हैं. फिर लैपटॉप में भी एक टैब नहीं खुला होता, देयर आर मल्टीपल टैब्स ओपन. उसके बीच में कोई कुछ आ जाता है, कोई कुछ आ जाता है. दे आर आल्सो मल्टीटास्किंग. दिस मल्टीटास्किंग एक नॉर्मल फिनोमेना बन चुका है हम लोगों के लिए. हम सबको नॉर्मल भी लगता है. और एक बात बताऊं, ये चीज लोग अप्रिशिएट भी करते हैं कि यार ये तो ना सब काम एक साथ कर देती है, क्या स्पीड है और क्या बंदा है ना, सारे काम कर लेती है. मुझे इसलिए पता है कि इस चीज को अप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि थोड़े साल पहले तक
हम लोग भी स्कूल, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आना, लेके जाना, ये करना, स्कूल के सारे काम, अपने काम, घर का काम, जर्नलिज्म का काम, सारा काम हम करते थे। इनफैक्ट हमारे जो स्कूल की माओ ने अपने ग्रुप का नाम सुपर मॉम्स रखा था। वी थिंक वी वर डूइंग मल्टीटास्किंग, वी वर सुपर मॉम्स। ओके, मल्टीटास्किंग इज कंसिडर्ड गुड। आप बताइए, आप लोग सब लोग मल्टीटास्किंग को अच्छा मानते हो कि नहीं? मान लीजिए आपके घर में जो आदमी मल्टीटास्क करता है, आप उसको बोलते हैं यार सुबह से जाकर इसने 10 काम सारे के सारे खत्म कर दिए, ऐसे बोला जाता है। बट भगवान कहते हैं यस, अनकॉन्शियस माइंड में आत्मा बहुत कुछ कर रही है, और कॉन्शियस माइंड में भी 1 2 3 4 5 10 काम भी आराम से हैंडल किए जा सकते हैं ऑन अ कॉन्शियस लेवल। फिर भी भगवान आगम में बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, डोंट डू मल्टीटास्किंग, डू सिंगल टास्किंग। मतलब एक काम करो, खत्म हो जाए, फिर दूसरा करो। कितनी बार आप आचार्य भगवंत के पास गए हो, भगवान क्या बोलते हैं? एक काम करो, फिर दूसरे काम पे करो। ओके, आपको मैं 2-3 चीजें एग्जांपल्स देती हूँ कि आगम बोल रहा है मल्टीटास्किंग अच्छी चीज नहीं है। जितनी भी यंग जनरेशन है ना, वो तो इतनी जबरदस्त बिलीव करती है मल्टीटास्किंग में कि कहना मतलब आप सोचो कि सीरियसली मल्टीटास्किंग इज दैट बिग अ हिट? यस, सब लोग उसको अच्छा भी समझते हैं। आपको पता है मल्टीटास्किंग सिंगल मोस्ट फैक्टर है एंजाइटी और स्ट्रेस का, सिंगल मोस्ट फैक्टर मल्टीटास्किंग। लेट मी टेल यू कैसे मल्टीटास्किंग इज अ सिंगल मोस्ट फैक्टर्स। ओके, आपके ऑफिस में इतना सारा काम होता है, इतना सारा काम एक साथ ऑफिस में आ रहा है, तो आप क्या करते हो? बॉडी एक रिस्पॉन्स सिस्टम होता है कि इतने सारे काम जब साथ में आते हैं ना, तो इंद्रियां सारे अलर्ट हो जाते हैं। अलर्ट इन ओके, सी ओके ओके, विल कम टू दैट। सो ऑफिस में आप बैठे हो, सारे काम एक साथ, 10 काम एक साथ आ गए हैं, तो बॉडी क्या कैसे रिस्पॉन्स करता है? अपनी इंद्रियों को ज्यादा एफिशिएंट लेवल पे फंक्शन करवाता है, बहुत एफिशिएंट लेवल पे, यानी इंद्रिय ज्यादा सक्रिय हो जाती है, मतलब इफेक्टिव हो जाती है। ओके, जिससे आप अपना काम ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सको। बट ये अबनॉर्मल पोजीशन, अबनॉर्मल है, इसको बोलते हैं एड्रेनलिन रश भी बोलते हैं इसको। बॉडी को ना बहुत सारे मतलब हार्मोन, मतलब बहुत सारी चीजें पुशिंग करनी पड़ती है जस्ट टू रीच दैट टारगेट ऑफ एक्सट्रीम अलर्टनेस इन द इंद्रिय, और आप सारे काम कर लेते हो। प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्टेट है ना, ये इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है। इक्विलिब्रियम मतलब नॉर्मल स्टेट नहीं है, नॉर्मल स्टेट शांति का है। तो आप पूरा दिन ऑफिस में क्या करते हो? मल्टीटास्किंग करते हो, और आप कर नहीं पाते हो, तो बॉडी उसको कैसी रिस्पॉन्ड करता है? इंद्रियों को सक्रिय बना देता है, एकदम हाई रिस्पॉन्स मैकेनिज्म पे ले जाता है, और वो पूरा दिन रख रहे हो। जनरली ये स्टेज आपको थोड़ी देर का, ये बॉडी का रिस्पॉन्स थोड़ी देर का होना चाहिए, काम करके आपको नॉर्मल स्टेबल में आ जाना चाहिए। आप आते ही नहीं हो, शाम तक आते हो, आपका दिमाग अभी भी उस स्पीड ऑफ मतलब मल्टीटास्क कर रहा है, दिमाग कहां से कहां भाग रहा है, और आपकी बीवी आके आपको कुछ बोलती ना, तो आपको इरिटेशन मचती है, और आपको क्या लगता है, यार मुझे टीवी देखने दो यार, मेरे को यार ये कुछ करो। क्योंकि टीवी देखना और ये सब है ना, गिव्स यू, दे आर ऑल सप्रेसेंट्स। जैसे चाय, कॉफी, सिगरेट, जितने भी एडिक्शन प्रॉब्लम्स हैं, दारू, जितने भी एडिक्शन इश्यूज हैं, एडिक्शन इश्यूज ऑफ मोबाइल, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, इट गिव्स यू टेम्पररी रिलीफ। क्यों रिलीफ मिलता है? इसको सप्रेसेंट बोलते हैं, कि आपको थोड़ा रिलीफ देता है, पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। तो कई वाइफ्स बोलती है, यार मैं हस्बैंड तो ऑफिस से आते हैं, टीवी के सामने 10 घंटे बैठते हैं, मतलब जब तक होंगे देखेंगे। तो आई से देन दैट देयर इज डेफिनेटली लुक इनटू द प्रॉब्लम ऑफ एंजाइटी, की एंजाइटी है उनको। और उनको जब बीवी बोलती है ना, ये काम ये काम ये काम, उनको लगता है यार अभी तो शांति मिलनी चाहिए थी, अभी भी नहीं मिली, एंड दे डोंट रियलाइज कि प्रॉब्लम कहाँ है। ये लाइफस्टाइल है ना, सब लोग जी रहे हैं। स्कूल में एक 11th स्टैंडर्ड से चालू होता है। 11th स्टैंडर्ड का बच्चा ऐसे सोचता है, मुझे कॉलेज की एडमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप देखिए कौन सा बच्चा नहीं सोचता है, और वो रोता पीटता रहता है,
अरे यार 2 साल पढ़े हैं, 11th 12th के बाद कॉलेज एडमिशन होगी, नहीं रो रहा है बच्चा, मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, वो इतना स्ट्रेस्ड आउट होता है, इतना स्ट्रेस्ड आउट होता है कि एंजाइटी इज अ नॉर्मल फिनोमेना उस उम्र के अंदर, नॉर्मल फिनोमेना। ओके, आप उन बच्चों को पकड़ो, उनका हाथ पकड़ो, पहले तो आइडेंटिफाई करो। पता है आइडेंटिफाई कैसे करना होता है? यदि बच्चों का खाना पीना और नींद, ये दोनों चीजें अफेक्टेड है, मतलब सोना बेवजह पे बे टाइम पे सोना और खाना पीना बड़े फ्लक्चुएटिंग है, these are red flags कि that person definitely has anxiety. Look into it. Anger issues is another, बहुत गुस्सा, बेवजह पे चिड़चिड़ापन, एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं। एडिक्शन प्रॉब्लम्स भी इसी टाइम पे आती है, क्योंकि एडिक्शन प्रॉब्लम्स वो सूद करती है तुमको, एंजाइटी में आपको थोड़ा सा रिलीफ देती है, थोड़ा टेम्पररी थोड़ा सा रिलीफ देती है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कॉफी पी, आपको बहुत अच्छा लगता है थोड़ा चाय पी के, आपको थोड़ा अच्छा लगता है। सो ये सब एडिक्शन प्रॉब्लम भी 11th स्टैंडर्ड के ऑनवर्ड्स आप बच्चों को देखो, मॉनिटर करो, एंजाइटी है तो ये प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है। तो 11th में आप बच्चों का हाथ पकड़ सकते हो और उनको बोल सकते हो बेटा मिल जाएगी, कहीं ना कहीं कॉलेज एडमिशन मिल जाएगी, क्यों चिंता करते हो? वो बच्चे सुनेंगे नहीं, फिर भी आप उनको बार बार बोलते रहो कि हमको ये कॉलेज में नहीं मिलेगी, हम दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तीसरे कॉलेज में एडमिशन लेंगे। नहीं भी मिली तो इट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, इट इज रियली नॉट द एंड ऑफ लाइफ। पर बच्चों को क्या लगता है, मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली ना तो मेरी लाइफ बर्बाद है, वो इस तरह से सोचने लग जाता है बच्चा और एंजाइटी प्रोन रहता है। सो ऐसे आप देखो इन बच्चों को, लुक इनटू देम। मैं आपको दूसरे एज ग्रुप्स के बारे में भी आपको बताती हूँ क्या क्या प्रॉब्लम। हाउसवाइफ का देखो मेन प्रॉब्लम होता है, जैसे ही शादी होती है जेठानी, देवरानी, सास, बहू, ये सब इश्यूज चालू होते हैं। सोचो मैं यदि खाना बना रही हूँ, दाल रोटी सब्जी सब कुछ बना रही हूँ, साथ में मुझे गुस्सा आ रहा है बार बार कि मेरी देवरानी ने ये कर दिया, ने मेरी जेठानी ने ये कर दिया, ने आई मीन आई एम फुल ऑफ एंगर। सोचो मेरा ब्रेन कितना मल्टीटास्क कर रहा है, वो एंग्री भी है। और किस चीज पे एंग्री है? 5 साल पहले मेरी मदर इन लॉ ने ये बोला था और मेरी जेठानी ने ये बोला था, एंड आई एम एंग्री, और मुझे वो भी मेरे दिमाग में चल रहा है। दैट इज व्हेन द क्राइसिस हैपेंड और आदमी एंजाइटी प्रोन हो जाता है। जनरली यदि बहू को बोला जाए कि आप सिर्फ रोटी दाल सब्जी बनाओ ना तो उसको एंजाइटी नहीं होगी। यदि एंजाइटी है ना तो समझ लेना कोई और रिलेशनशिप इश्यूज हैं जिसकी वजह से जो इतनी एनर्जी सक कर रहे हैं, जो उसका माइंड को ब्लॉक कर देते हैं। I knew a lady जिसको बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, she was very worried, she was going through a lot of IVF and all those things also। तो इंजेक्शंस तो लग रहे थे बट उसके अलावा वो कुछ सोच ही नहीं पाती थी। She was obsessing कि I'm not having a child, I'm not having a child, उसके पास बच्चा है, मेरे पास बच्चा है, मतलब she can't think anything else। तो वो दाल रोटी सब्जी बना रही है and she's obsessing, एक ही चीज पे obsess कर रही है। एंजाइटी आ जाती है, it is a normal। सो हर एज ग्रुप का, यदि आपके घर में सास बहू और देवरानी जेठानी इश्यूज चल रहे हैं, एंजाइटी प्रोन रिलेशन, एंजाइटी रहेगी। प्रॉब्लम काम की नहीं है, प्रॉब्लम वो माइंड में इतने सारे काम है, जब गुस्सा आ रहा है सास पे, इरिटेशन मच रही है देवरानी पे, ये हो रहा है जेठानी पे, मतलब सब कुछ हो रहा है दिमाग में, वो तुमको एंजाइटी ला रहा है, उसको शट डाउन करो पहले, नहीं तो आपकी लाइफ वैसे भी नहीं सुधरेगी। इट इज द अदर प्रॉब्लम्स जिसको आपको शट डाउन करनी है। आदमियों के पास भी है। मैं एक आदमी से मिली, उसके पास है ना फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, मतलब वो कमाई कर रहा था, अमीर थे, पैसे डाल रहे थे, लेकिन कमाई नहीं हो पा रही थी, बिजनेस सेट नहीं हो पा रहा था। इतना ज्यादा उसको स्ट्रेस एंजाइटी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि हर एंजाइटी का कर्म उदय अलग है। वो बच्चा क्यों स्कूल के अंदर उसको है क्योंकि उसको लोभ कषाय के मुझे वही कॉलेज में जाना, उसका लोभ कषाय का उदय है। एक आदमी जिसको जो कमा नहीं पा रहा, उसको शायद लाभ अंतराय कर्म का उदय है या उसको उपभोग अंतराय कर्म का उदय है। ये आपको पिन पॉइंट करना पड़ेगा। यदि एक बहू है, उसका असाता वेदनीय कर्म का उदय है क्योंकि
उसने किसी भव में किसी को अपनी सांस मतलब जिसको भी गाली वाली दी थी, और इस भव में उसको लोग खरी खोटी सुनाते हैं, तो आलसी है, तो ये है, तो वो है, राइट। तो हर बंदे का एंजाइटी और स्ट्रेस का जो निकल रहा है ना, अलग अलग कर्मों के उदय से हो रहा है। पहले आइडेंटिफाई करो कौन से कर्म के उदय से स्ट्रेस आ रहा है, उसको शट डाउन करो। आदमियों में भी ये बहुत नॉर्मल फिनोमेना है, हर आदमी को, मतलब आदमियों की लाइफ भी कोई इजी नहीं है। ऑफिस जाके पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है, दे फुल ऑफ एंजाइटी। द पॉइंट इज, आप देखो कहां से आ रहा है, उसको पिन पॉइंट करो और उसको हो सके तो शट डाउन करके सॉर्ट आउट करो। वो मल्टीटास्किंग को थोड़ा अलग अलग करो, मतलब चीजों को अलग अलग करके देखो, और हो सके तो उसको छटाई करो। उसमें बैंक के लोन्स का टेंशन चल रहा होता है कि इंस्टॉलमेंट्स जा रही है और इस महीने इतनी कमाई नहीं हुई है, उस आदमी ने पैसे नहीं दिए हैं, उसका चेक बाउंस हो गया है। आई कैन अंडरस्टैंड। उसमें से क्या कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते उसको सॉर्ट आउट करो। भगवान जगह जगह पे क्या बोल रहे हैं, सिंगल टास्किंग करो। आप बोलोगे कहाँ लिखा है आगम में, मैं आपको बताती हूँ कहाँ लिखा है। आपको पता है साधु 5 महाव्रतधारी होते हैं। उन 5 महाव्रतों को पालने के लिए उनको भगवान ने कहा 8 प्रवचन माता आपको आनी चाहिए, मतलब 8 प्रवचन माता करो, जिसमें से 5 समिति और 3 गुप्ती बोला। 5 समिति में ऐसा वर्ड है, एक है ऐशना समिति। ऐशना का मतलब होता है जाओ और खाना कैसे लेके आओ, उसका प्रोसीजर का वर्णन आता है। जब साधु जाता है ना, तो वो खाना लेने जाता है ना, तो ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट अदर थिंग्स। वो एक चीज पे ही फोकस रहता है कि ये जो खाना बना है ना, इसमें कोई दोषयुक्त खाना तो नहीं है, इसमें कोई जीव वाला खाना तो नहीं मैं ले रहा, कि कोई सामने वाला आरंभ तो नहीं करेगा मेरे चले जाने के बाद, कोई जीव, मतलब इन द होल प्रोसीजर, मतलब गोचरी के रूल्स फॉलो हो रहे हैं। उसका पूरा साधु का कंसंट्रेशन एक चीज पे होता है। आप उसको बोलो ना कि यार मानसा आप कुछ साथ में कुछ और कर दो ना, वो बोलेंगे ना, मैं यदि गोचरी लेने जा रहा हूं मैं वही करूंगा। एक इरियापथी की है, एक मारासा को कहा गया आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ। वो कैसे जाओ, इरियापथी की में बताया कि आप ऐसे जाओ जैसे अपनी बॉडी के जितना आपका बॉडी का साइज है उतनी प्रमाण भूमि आगे देख के आप चलो। आपको पता है चल के एक जगह से दूसरी जगह हमारा साथ जा रहे हैं, तो मैं मेरे जैसा हो तो मैं बोलूं महाराज साहब आप चल ही रहे हो ना, साथ साथ में स्वाध्याय कर लो ना। तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं नो सॉरी, तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको भैया इरियापति की बस चल के एक जगह से जा रहे हो, इरियापति को फॉलो करो, डू नॉट मल्टीटास्क। अब मैं महावीर स्वामी भगवान को बोलना चाहती हूँ, महावीर स्वामी भगवान यार एक जगह से दूसरी जगह चल के जाना है, एक काम तो हो रहा है, साथ साथ में स्वाध्याय भी हो जाएगा, दो निर्जरा के मौके मिल जाएंगे, भगवान स्वाध्याय करने दो। भगवान महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं, सॉरी नो, एक काम ठीक से करो, जब हो जाए बाद में अपन सोचेंगे, स्वाध्याय जब पहुंच जाएंगे ना बाद में करेंगे। इज इट क्लियर? आप समिति को पढ़ोगे ना तो आपको रियलाइज होगा भगवान इज सेइंग एक काम कर रहे हो ना, एक काम खत्म करो, बाद में जाओ। आप देखो गौतम स्वामी भगवान उपासक दशांग सूत्र में गौतम स्वामी भगवान वो आनंद श्रावक के घर पे जाते हैं, मतलब में उनसे बातें करते हैं। जब बातें करके वापस आते हैं तो पहले अपना खाना रखते हैं, कितना स्लो मोशन में खाना रखते हैं, इरियापति की करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, फिर जाके महावीर स्वामी भगवान से बात करते हैं। तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं कि तुमने आनंद श्रावक से ऐसी बात की थी, तुम गलत हो, वो सही है। कितना स्लो मोशन प्रोसेस है। मेरी जैसा होता ना तो उपाश्रय के दरवाजे के अंदर घुसते सारी बोलता महावीर स्वामी भगवान ऐसा हुआ, बताओ कौन सही है, खाना साइड में रख के आई वुड डू मल्टीटास्क। बट महावीर स्वामी गौतम स्वामी भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि बार बार महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं स्लोली डू थिंग्स वन एट अ टाइम, इट विल सेव यू, बल्कि काम ज्यादा अच्छा होगा। मैंने आपको वो धर्म रुचि अणगार के लिए बोला कि उसको कड़वा तुम्बा मिल गया, गलती मतलब फॉर सम रीजन इन द गोचरी पात्रे में मिल गया। गुरु ने बोला जाके इसको परट के आओ।
परखने जाता है, पूरे रूल्स फॉलो करता है, पहले तो आंखों से देखता है, फिर औगे से हिलाता है, सारे जीव खत्म हो गए, फिर एक बूंद डाल के देखता है, देखता हूं क्या होता है इसका। ही इज वेटिंग। और हम लोग कैसे फेंकते हैं, मेरे को कोई बोले फेंक के आओ, दूर से ही फेंक देंगे उठा के। अरे मैं 6th फ्लोर में रहती हूँ, 6th फ्लोर से उठा के फेंक दूंगी। चावल चुन रही हूँ ना, कुछ कीड़ा आ गया या कुछ पत्थर आ गया, वहीं से 6th फ्लोर से बालकनी से नीचे, हम ऐसी हरकतें करते हैं। दी व्हाट इज ही डूइंग, धर्मरुचि अणगार, ही इज सिटिंग एंड फॉलोइंग अ होल प्रोसीजर, स्लो मोशन। इसीलिए आज उनको याद किया जाता है, मेरे जैसे लोगों को नहीं। आर यू क्लियर? बिकॉज वो भगवान का तरीका फॉलो कर रहे हैं। क्या है भगवान का तरीका? एक बूंद डाली, देखी, अरे इतने मर गए, सोच रहे हैं क्या करें। अरे इतना टाइम कोई लगाता है परखने के लिए? बट ही इज सेइंग मेरे को जो काम दिया गया है, मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके काम करूंगा, स्लो मोशन में करूंगा। यदि वो लोग खाना खा रहे हैं तो खाना खाते हैं, खाना खाते खाते स्वाध्याय नहीं कर रहे होते। आप जब खाना खाते हो तो क्या क्या कर रहे होते हो? टीवी देख रहे होते हो कि मोबाइल में कोई नेटफ्लिक्स चल रहा होता है, राइट? सोचो, हम लोग करते हैं। नेक्स्ट जनरेशन तो ऐसे ही करती है। और नेक्स्ट जनरेशन मारासा के पास जाती ना तो ऐसे बोलते हैं, मारासा के पास नहीं जाना, वो बस खाने के पीछे पड़ेंगे कि खाने के साथ मोबाइल नहीं करना। ये क्या बात हुई? आई मीन दिस इज व्हाट सारे बच्चे मुझे आके बोलते हैं, मारासा के पास ना, ये मारासा ना, ये मोबाइल के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? वो मारासा मोबाइल के पीछे नहीं पड़ते हैं, वो तुमको बार बार कहना चाहते हैं, बेटा मल्टीटास्किंग मत करो, सिंगल टास्किंग करो। भगवान का यही कहना है, क्योंकि जब सिंगल टास्किंग करोगे एंजाइटी स्ट्रेस नहीं होगा। कॉन्शियस लेवल पे फिनिश वन वर्क, देन गो टू सेकंड वर्क, देन गो टू थर्ड वर्क। आपका ऐसा जॉब है जिसमें हाई प्रोफाइल मतलब मल्टीटास्किंग होता है, तो कई लोग मुझे बोलते हैं हमारा जॉब है ना बहुत टेंशन वाला जॉब है, एंजाइटी प्रोन है, ये सब है। आपको ये समझ में आ गया ना कि आगम में बार बार बोला जा रहा है। मैं सारी समिति आपको समझाऊं सुनाऊं कि इरिया समिति, भाषा समिति कैसे मतलब बोली जा रही है सिंगल टास्किंग। आप आगम में कहीं भी देख लो, बार बार बोला जा रहा है, प्लीज डू वन जॉब एट अ टाइम। ओके, हाँ। सो कई लोग मुझे बोलते हैं कि हमारी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है ना, इसीलिए हमको प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, हम बता नहीं सकते हैं। क्योंकि अभी आप 30-40 साल की उम्र के हो ना, तो आप एंजाइटी को आराम से हजम कर जाओगे, आपको लगेगा यार ये तो नॉर्मल है, हम तो बड़ा प्रोडक्टिव हो रहे हैं। पर 40 साल के बाद याद रखना, आपकी बॉडी का जो बाजा बजने वाला है ना इस एंजाइटी और स्ट्रेस के साथ, आप बता नहीं सकते हैं। माइग्रेन्स, स्किन इश्यूज, अस्थमैटिक इश्यूज, ये कितनी सारी जो बीमारियां है ना इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्ट्रेस। इवन हार्ट की बीमारी is not related to namak or chini or this or that, it's related to high stress. Okay, आप बोलोगे कि मैं इतनी स्ट्रेसफुल, मेरा बिजनेस ही ऐसा है, मैं कैसे उसको शट डाउन करूं? तो वो बिजनेस थोड़ी देर के लिए जाओ, बाकी चीजों में आके आप ये नॉर्मल चीजें करो। कई लोग मुझे बोलते हैं कि हम लोग जो विपस्सना करते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है, हम लोग ये सदगुरु का जो मेडिटेशन है ना, चित्त शक्ति करते हैं, या एक जापानीज आर्ट होती है जिसको बोलते हैं बीइंग माइंडफुलनेस करके एक है। जितने भी प्राणायाम है, प्राणायाम जो हम लोग अलोम विलोम की ये जो नाक वाली एक्सरसाइज करते हैं, सारी एक्सरसाइज विल गिव यू टेम्पररी रिलीफ। बट भगवान कह रहे हैं कि 100% ये सोल्यूशन नहीं है, 100% सोल्यूशन है आप गो एंड पिन पॉइंट कहां से ओरिजिनेट कर रही है और उसको शट डाउन करो। ओके, इज इट क्लियर? इस पे कोई सवाल है? ये सिंगल टास्किंग का मैंने कॉन्सेप्ट इसलिए बताया है कि यदि आप 30 साल के हो ना, तो आप अपने आप को बहुत हीरो समझ रहे हो मल्टीटास्किंग करके। याद रखना 10 साल के अंदर अंदर तुम्हारा बाजा बजने वाला है। एंड आगे मैं अभी भी 11th स्टैंडर्ड के बच्चे जो टेंशन कर रहे होते हैं, मैं उनको एक चीज बोलती हूँ, गारंटी से ले लो, तुम्हारा अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। सबका हो जाता है यार, सबके करियर बन जाते हैं यार, सब लोग पैसे कमा लेते हो, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, सब कुछ हो जाएगा। याद रखना, जॉब भी मिल गई लेकिन हेल्थ हाथ में नहीं रही ना, तो न तुम वो जॉब कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं स्कूल के बच्चों को बोलती हूँ, हेल्थ को हाथ में रखो। एक बार डैमेज कर दिया ना, रिवर्स में वापस बॉडी ठीक नहीं होता है।
पर 12th वाला बच्चा क्यों समझेगा ये वाली बात? उसकी तो बॉडी परफेक्ट कंडीशन में है, कॉलेज वाला भी नहीं सुनता है, और बाय द टाइम बॉडी का बाजा बज चुका होता है, और हमको 40 साल में हमको लगता है यार हमको तो नींद नहीं आती, हमारा तो ईटिंग डिसऑर्डर्स है, हमको एडिक्शन इश्यूज चालू हो चुके हैं, एंगर इश्यूज चालू हो गए हैं। यार इट इज टू लेट, बहुत लेट हो चुके हो, पहले इंटरवेंशन करना चाहिए था तुमको। अंडरस्टूड? हर सिचुएशन में साइंस अलग अलग चीजें बोल रहा है। और सोचो यदि 12th के बच्चा को इतनी टेंशन है कॉलेज एडमिशन की, इस बीच में मान लो उसका बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड इश्यूज भी चालू हो जाते हैं, सोचो उस बच्चे का किस हाई लेवल का मल्टीटास्किंग चालू होगा, बिकॉज ही इज दैट पर्सन इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द बॉय एंड द गर्ल ऑल्सो। कितना बाजा बचता है बॉडी का। इसीलिए जब ब्रेकअप हो, मैंने बोला बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जब बन जाता है ना, वो स्टेज प्रॉब्लमेटिक नहीं है। 6 महीने में ब्रेकअप होगा, 6 महीने में नहीं होते 1 साल में तो डेफिनेटली ब्रेकअप होगा, ठीक है। जब वो ब्रेकअप होगा ना, तब जो तुम्हारा ब्रेन जो सैडनेस और जो वो ओवर थिंक करेगा कि क्यों हुआ, क्या हुआ, क्यों थिंग्स, व्हाई कांट थिंग्स गो बैक टू नॉर्मल, ये जो मल्टीटास्क करेगा ना, उससे बड़ा अच्छे से बाजा बजेगा। सोचो ये सब सिम्टम्स आप पहचान सको तो पहचानो। यंग 11th से ही चालू हो जाता है, इसीलिए कहते हैं ना बचपन अच्छा, क्योंकि 11th के बाद ये सब चालू होता है। 11th 12th में ये चालू होता है, आगे चल के सास देवरानी जेठानी इश्यूज, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ इश्यूज चालू हो जाते हैं, जिससे टोटल हालत खराब होती है। बॉयज लोगों को पैसे कमाने की इश्यूज चालू हो जाते हैं कि भैया पैसे आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, और कमा नहीं पा रहा हूँ, मतलब दोनों, मतलब बोथ नहीं कमा पा रहा हूँ तो भी टेंशन, कमा पा रहा हूँ तो भी टेंशन। इट्स आइदर वे। लर्न टू अंडरस्टैंड कि ये सब चीजें आपका बाजा बजाए। ओवर थिंक मत करो, उसको बोलते हैं ओवर थिंक मत करो। कॉन्शियस लेवल पे आप बच जाओगे, ओके। और कौन है बे? Anybody wants to ask questions? Because up till now what I have done is मैंने कॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल पे आप लोगों को दोनों लेवल पे महावीर स्वामी भगवान क्या कहना चाहते हैं आगम के द्वारा, क्या कहना चाहते हैं भगवान, उस इशू को कैसे हैंडल करते हैं आपको बता रहे हैं। इस पे कोई सवाल है? नहीं तो मैं जैन इंटरवेंशंस बताती हूँ। कोई सवाल है तो पूछिए। आप में से किन किन लोगों को एंजाइटी और स्ट्रेस है सोचना, आप उनके लिए क्या क्या करते हो सोचो। किसी को नहीं है? सकल नहीं देख पा रही, लेकिन गो टू द व्यूअर्स गैलरी, बहुत कम लोगों की शक्ल दिख रही है, 3-4 जने हैं। इफ एनीबडी कैन शो देयर फेसेस एंड टेल मी यस एंजाइटी एंड स्ट्रेस है। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग आउट ऑन दैट। ओके, तो भगवान ने आपको बताया क्या क्या चीजें बताई है। यू वांट मी टू स्टार्ट ऑन दैट कि आज ऋषभ बेटा शुड आई स्टॉप बिकॉज इट इज 5:15 और कैन आई गो फॉर 10 मिनट्स क्वेश्चन आंसर्स। अगली क्लास में जैन धर्म के माध्यम से आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं विश्राम स्थान, और इस सब के माध्यम से कि हम कैसे अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, ये सब चीजें लाके। आई विल बी डिस्कसिंग आगम इसको कैसे बोलता है कि रूटीन लाइफ में हम लोग ये सब चीजें लाके अपनी बॉडी को कैसे विश्राम दे सकते हैं। विश्राम स्थान नाम का एक टॉपिक है जैन धर्म में, मैं उसके माध्यम से आई विल बी टीचिंग कि भगवान ने क्या, कैसे आप अपने आप को एंजाइटी और स्ट्रेस से बचा सकते हैं। ओके, सो ये कल की क्लास में मैं विश्राम स्थान वाला टॉपिक लेने वाली हूँ।
जय जिनेंद्र आशिमा जी। जय जिनेंद्र। हाँ, ये मल्टीटास्किंग के बारे में आपने अभी बताया, तो जैसे किचन में अपन एक साथ 2 या 3 काम करते तो फिर देन कैसे, अगर उसको नहीं करे तो कैसे मैनेज करें, मल्टीटास्किंग नहीं करे तो फिर? you're right, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट मैंने साथ साथ में एक और भी चीज बोली कि आपकी बॉडी ना दाल सब्जी रोटी तो सचमुच बना लेगा, इतना मल्टीटास्किंग कर लेगा, हो सके ना तो ये आदत डालो घर में, हर चीज परफेक्ट टाइम पे नहीं भी हो ना तो भी लोगों को आदत डालो कि बोलने के लिए कि ठीक है 2 मिनट और रुक जाओ, रोटी नहीं आई है अभी बन रही है, लोगों को वेट करवाना सिखाओ। हम क्या सोचते हैं, नहीं वो लोग बैठ गए हैं, मिस नहीं होनी चाहिए, खड़ाखट हम टेंशन लेते हैं, टेंशन मत करो, रोटी बन जाएगी, दे देना, उनको रुकना पड़ेगा, 1 मिनट का गैप आ, मान लो 3 बच्चे साथ में बैठे हैं, ठीक है, तो रोटी तीनों की प्लेट में आने में देर लगती है, तो टेंशन मत करो, आराम से करो, लेट द वर्ल्ड वेट। पहले तो ये बात समझो। दूसरी बात याद रखना कि इतना काम तो आप फिर भी कर लोगे, मरते पता है आप कब हो, कब एंजाइटी प्रोन हो जाते हो, साथ साथ में यदि आपके साथ सास की भी प्रॉब्लम है और बहू की भी प्रॉब्लम है और जेठानी और देवरानी की प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या दूसरी प्रॉब्लम्स हैं संसार के रिलेटेड जो आपको बग कर रही है। बग मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया ना कि किसी को बच्चा नहीं हो रहा था तो शी कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग कि यार आई एम नॉट हैविंग अ चाइल्ड, ओके, वो बहुत सैड उदास हो उसके बारे में ऑब्सेस कर रही थी। तो प्रॉब्लम सिर्फ दाल सब्जी को तो फिर भी आप मैनेज कर लोगे, 5 चीजें दाल सब्जी रोटी इतना तो हो जाएगा हाथ से। द ब्रेन में जो काम होता है ना, खासकर ये सब चीजें, यार उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, यार उसने मुझे ऐसे 5 साल पहले बोला और उस पर गुस्सा आया हुआ है, दैट इज जो आपके ओवरथिंक करके आपका ब्रेन को क्रैश कर देगा उठा के और एंजाइटी में डाल देगा। इज इट क्लियर? सो आप यदि 4 चीजें चार आपके पास गैस का हुआ 4 चीजें बन रही है तो मुझे लगता है कि आप इतना तो मैनेज कर लोगे, 20 साल की खाना बनाने से आप इतने तो एक्सपर्ट हो गए होंगे। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? दूसरे प्रॉब्लम्स जो है, जो 20 मेरे को ना 10 साल पहले ना मेरी जेठानी ने ऐसे बोला था, आई एम टेलिंग यू, मेरे को अभी भी याद है, एंड आई कैन ओवरथिंक ऑन दैट। क्या ओवरथिंक करूंगी, बेकार है, मुझे तो अच्छी भी नहीं लगती, वो तो है ही ऐसी। यू अंडरस्टैंड? ये सब चीजें मैं सोच रही हूँ, किसके साथ सोच रही हूँ? रोटी तो माइंड से मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, बॉडी से अपन मैनेज कर सकते बट माइंड से नहीं कर सकते। वेरी गुड, वेरी गुड। और खासकर ये जो अननेसेसरी जो चीजें जो हम कर रहे हैं ना कि सांस इश्यूज एंड मदर इन लॉ, ये सब तो डेफिनेटली शट डाउन करो, प्लीज शट डाउन करो, ओके? लोग ऐसे भी बोलते हैं मेरी बहू कितनी स्लो है, तो मैंने बोला तो वो तो भगवान की आज्ञा में है, बंदा स्लो है तो लड़ी तुम फास्ट जाके तुम भगवान की आज्ञा में नहीं हो, क्योंकि इतना फास्ट जाके क्यों कर रहे हो? स्लो मोशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज ओके इफ योर बहू इज स्लो, राइट? वो क्या पता धीरे धीरे अच्छा परफेक्ट काम कर रही है, हाँ? और तुमको भैया बी, ओके? जनरली लोग ऐसे बोलते हैं मेरी बहू बहुत स्लो है यार। ओके, नेक्स्ट। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग कि हम लोगों को दूसरे झमेले को शट डाउन करना है। बॉयज के लिए भी मैं बोलती हूँ ऑफिस के अंदर काम करो, बट वो टेंशन की यार मेरे बॉस ने तो डेडलाइंस दी हुई है, वो हो रही है, बॉस का काम है डेडलाइन देना, बॉस का काम है डेडलाइन को पुश करना। आपने इतना बिजनेस लाके दिया है, वो बॉस अब तुम्हारा डेडलाइन इंक्रीज करेगा। आपको हर महीने की लास्ट के 1 हफ्ते में प्रेशर बिल्डअप होगा कि मेरा टारगेट्स मीट नहीं हुए हैं, ये काम है बॉस का, ओके? हर आदमी जो खुद बिजनेसमैन है उसको भी टेंशन होगी, यार ये बिजनेस नहीं आया। तो आपको क्या लगता है ज्यादा बिजनेस आने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, फिर पैसा नहीं आया, रोटेशन नहीं हुई, बैड डेट्स हो गए, दूसरे टेंशन भी आएंगे। टेंशन बंद नहीं, आप अपना बिहेवियर चेंज करो, ओके? यस आशिमा जी, जो आप एक्सरसाइज बोल रहे हो वो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ करने की, बट अगर कहीं अटक जाए तो मैं आपसे कांटेक्ट कर सकती हूँ क्या कि उसको कैसे सॉल्व करें? या प्लीज कांटेक्ट मी, आई लाइक इट, क्योंकि ये वाला जो धर्म ध्यान वाला जो टॉपिक है ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि धर्म ध्यान के अंदर मोक्ष का एटीट्यूड यदि नहीं आया है तो वो धर्म वैसे भी नहीं, धर्म ध्यान वैसे भी नहीं है। बार बार पुश कर रही हूँ, ये मैंने पहले लॉकडाउन सेशन में भी बोला था, सेकेंड लॉकडाउन में भी बोल रही हूँ। जिसको ये बात समझ, आप में से एक बात पूछना चाहती हूँ, कितने लोग हैं जिनको अभी भी मोक्ष की अभिलाषा नहीं उत्पन्न हुई है? प्लीज वो ईमानदारी से ऑन करो अपना वीडियो, अपनी शक्ल दिखाओ और
आर्ग्यू करूं कि क्यों नहीं है, लेट मी पिन पॉइंट द प्रॉब्लम, पिन पॉइंट करती हूं मैं, लेट मी हेल्प यू, क्योंकि मोक्ष की अभिलाषा होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हो रही है, हाउ आई कैन हेल्प यू वर्क ऑन दैट, आना ही पड़ेगा। यदि ये नहीं किया ना, मोक्ष की अभिलाषा नहीं चालू हुई ना, ये मनुष्य भव आपका वेस्ट हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी फॉर नथिंग। जितने भी पैसे कमाए हुए ना लॉकर में पड़े हुए रह जाएंगे, कुछ भी काम नहीं आने वाला, लेके नहीं जाने वाले हो। बट ये मोक्ष की अभिलाषा लेके जाओगे आप। प्लीज बताइए किसको नहीं चालू हुई, किसको नहीं हुई है, मैं उसको हेल्प करना चाहती हूँ। एनीबडी? यंग जनरेशन, देखो बड़े बड़े तो सारे लोग ने वीडियो ऑन किया है, उन लोगों की तो लाइफ अच्छी है। यंग जनरेशन में जो भी है जिनको मोक्ष की अभिलाषा नहीं है, एनीबडी वांट्स टू कम आउट क्लीन एंड से यस आई हैव अ प्रॉब्लम देयर, मेरे को नहीं है। सो आई अज्यूम आप सबको मोक्ष की अभिलाषा है, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, आप सबको है, साधुवाद इस चीज के लिए, कीप दैट ऑन। कई बार है ना ये मोक्ष की अभिलाषा भी ना बहुत एंजाइटी और इसको हैंडल कर लेती है, एंजाइटी और स्ट्रेस को। सम्यक दृष्टि, एटीट्यूड इटसेल्फ सम्यक दृष्टि, मतलब स्ट्रेस और ये सब खत्म हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार आपको अगली क्लास में भी यही चीज बोलूंगी, सम्यक दृष्टि बन जाओगे ना तो एंजाइटी और स्ट्रेस वैसे ही खत्म हो जाएगा। इसके मैं 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ। आपको पता है अमेरिका में कितनी पिक्चरें बनती है ना, तो एक टॉपिक है जिसपे बहुत पिक्चरें बनती है, जिसको बोला जाता है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। फॉरेन की, अमेरिका के जितने भी लोग फौजी जो होते हैं, जो फौज के मिशन से, चाहे वो अफगानिस्तान में जाए, इराक, मतलब कहीं भी यदि वो डिप्लॉयड होते हैं ना, तो आने के बाद ये बीमारी PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस मतलब ये एंजाइटी स्ट्रेस जो हमारा टॉपिक चल रहा है ना, स्ट्रेस डिसऑर्डर वाला बहुत ज्यादा है। क्योंकि वो लोगों के ना एनिमी टेरिटरी में रहकर ना उनकी इंद्रियां ना एकदम हाई अलर्ट पे रहते हैं, एकदम हाई अलर्ट पे, उनको पता है मैं कभी भी मर सकता हूँ। प्रॉब्लम ये है जब वो वापस अमेरिका आ जाते हैं अपना मिशन करके, वो अपना जो हाई अलर्टनेस को शट डाउन नहीं कर पाते, दे ऑलवेज ऑन हाई अलर्ट, दे ऑलवेज ऑन हाई अलर्ट एंड दे कांट शट इट डाउन। ये एक बीमारी है अमेरिकन फौजियों की। और काउंसलर्स बैठे हुए हैं, मतलब देयर इज अ होल मशीनरी, देयर आर मूवीज मेड ऑन इट टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ये बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है। टू एन एक्सटेंट लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। आपको पता है इंडियन फौजी को ये प्रॉब्लम्स नहीं आती है, इंडियन फौजीज डोंट हैव दिस प्रॉब्लम, वी डोंट हैव PTSD। व्हेन आई स्टडीड इट आई वाज लाइक व्हाई डोंट इंडियन फौजीज हैव दैट? आपको पता है क्यों? क्योंकि एटीट्यूड में फर्क है दोनों के। हमारा जो फौजी, हमारा जो होता है ना, वो जोश में काम करता है। हाउ इज द जोश, ये पूछा जाता है। जोश मतलब यार मरने के लिए हम फौज ज्वाइन किए, देश के लिए मर जाएंगे, वो तो रेडी है मरने के लिए, उसको तो वो बचना नहीं है, वो ही इज लाइक दैट, मेरा जीना सार्थक हो गया। पर अमेरिका के अंदर लोग इसको वैसे नहीं लेते, फॉर देम इट इज अ करियर मूव। उनका ये करियर है, पैसे कमाते हैं, उनको ये भी पता है वापस जाने के बाद मेरे को कोई गारंटी नहीं है कि मैं पैसे कमा पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। इंडिया में गारंटी है, आप यदि मर गए या आप जिंदा भी हो, आपकी पूरी फैमिली, पूरी सब कुछ को देखा जाएगा, आपके डिपेंडेंट्स को भी देखा जाएगा फॉर लाइफ। आप फौज पे लड़ो, मर जाओ, फर्क नहीं पड़ता है। सोचो, फौजी लोगों को ट्रेन किया जा रहा है कि आप बुलेट के सामने जाओ और मर जाओ, एंड दे आर रेडी टू गो। सोचो किस लेवल की, आपको मैं बोलूं ना, जाओ यहाँ लड़ाइयां हो रही है, बंदूकें चल रही है, जाओ और मर जाओ। अब मैं तो नहीं मरने वाला, आप कोई नहीं मरेगा। सोचो कैसी ट्रेनिंग है फौज में कि एक आदमी जानता है कि मैं वहां जाऊंगा और मर जाऊंगा, एंड उसको प्रॉब्लम नहीं है, ही इज ओके अबाउट इट। सो स्ट्रेस इज नॉट द सेम सिचुएशन, एटीट्यूड का फर्क है। उसको पता है मैं देश के लिए मर रहा हूँ, इट इज फॉर अ बिगर कॉज, इट इज आई एम पैशनेट अबाउट माय कंट्री, there is a very, he's looking at a big picture, but American soldier is not looking at a big picture. आप जब big picture को देखोगे, what is we are 26 already, so we'll wind up within 2-3 minutes. जब आप big picture को देखोगे कि मुझे मोक्ष जाना है, मुझे संसार को वाइंड अप करना है, तो संसार में यदि मुझे 2 लोगों ने गाली दे दी, मेरे साथ 2 तरीके से मतलब अच्छे तरीके से बिहेवियर नहीं भी किया, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो मोक्ष जाना है ना। अच्छा है, मैं मोक्ष तो और जा रही हूँ। तो
आदमी के साथ यदि आप मेरे साथ मीननेस दिखाओगे ना, मुझे क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं मोक्ष जा रही हूँ। मेरा द बिग पिक्चर इज मैं मोक्ष जा रही हूँ, मैं तो मोक्ष जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू मोक्ष, थैंक यू, आपने तो मेरे को मोक्ष जाने में हेल्प की है। एटीट्यूड चेंज से मैं स्ट्रेस और एंजाइटी में नहीं जाती हूँ। यदि मैं मोक्ष का एम नहीं होगा ना, तो मुझे क्या लगेगा, पता है उसने मेरे साथ कितना गंदा व्यवहार किया, और पूरा दिन मैं यही सोचते सोचते पूरा दिन क्या दूसरा दिन भी खराब करूंगी। करते हैं कि नहीं करते हम लोग? This is where the difference lies. Okay, we'll discuss this nicely tomorrow in the next class. कि जैन धर्म के अंदर विश्राम स्थान के अंतर्गत भगवान ने कैसे बताया है कि आप संसार का बोझा उठा के साइड पे रख के थोड़ी देर के लिए कैसे आप सिर्फ मोक्ष के राह पे चलते हो, कैसे आपकी आत्मा वेकेशन पे है, संसार को शट डाउन कर देती है, सिर्फ मोक्ष मार्ग में चलती है, और उससे क्या-क्या फायदे होते हैं, we'll see you tomorrow. Okay, and we'll take question answers tomorrow. So you want, thank you, Jai Jinendra. Rishabh, you want to conclude?